हेलो फ्रेंड्स, सिने वंशी के नए एपिसोड में मैं अभिनव शेट्टी आप सबका वेलकम करता हूं। बॉलीवुड के इतिहास में कई सारी फिल्में बनी जो मिलिट्री फोर्सेस के पृष्ठभूमि पर बेस थी। कई सारे सितारों ने रुपहले पर्दे पर आर्मी की वर्दी पहनकर हीरोइज्म दिखाया। ये परंपरा ब्लैक एंड वाइट के ज़माने से चली आ रही है और आज भी बदस्तूर जारी है। आज के एपिसोड में मैं बात करूंगा उन सेलिब्रिटीज़ के बारे में जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था आर्म्ड फोर्सेस से, मगर सिनेमा की हवा कुछ यूं लगी कि ये लोग सिनेमा का दामन थाम कर चले आए। ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सिने वंशी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट मिले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्यासा, चौदहवीं का चांद, साहिब बीविया गुलाम और हीरा पन्ना जैसी फिल्मों में नजर आए रहमान बॉलीवुड के गोल्डन एज के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स में से एक थे। रहमान साहब अभिनय की दुनिया में आने से पहले रॉयल इंडियन एयरफोर्स में पायलट की नौकरी करते थे, मगर इन्होंने इस नौकरी को छोड़कर बाद में वो प्रभात वन फिल्म कंपनी से जुड़े एक्टिंग की बारीकियां सीखने के लिए। इसी कंपनी में उनकी मुलाकात हुई गुरुदत्त और देवानंद से। इन तीनों की दोस्ती ताउम्र रही। रहमान साहब के करियर की पहली हिट फिल्म थी प्यार की जीत, जिसमें वो सुरैया के हीरो थे। बाद में 1960s और 1970s की कई सारी फिल्मों में वो कैरेक्टर एक्टर बनकर नजर आए। बॉलीवुड के लेजेंडरी सॉन्ग राइटर आनंद बख्शी, जिन्होंने गीत लिखने से पहले एक ज़माने में इंडियन नेवी में नौकरी की थी, मगर फिल्मों में करियर बनाने की खातिर उन्होंने नेवी की नौकरी छोड़ दी। इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था 1958 में भगवान दादा की फिल्म भले आदमी से। ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद आनंद बख्शी ने अपने करियर में ढेर सारी हिट फिल्मों के लिए गीत लिखे, जैसे हिमालय की गोद में, मिलन, आराधना, बॉबी, शोले, कर्ज एंड DDLJ। इन्होंने अपने बेहतरीन गानों से हिंदी सिनेमा में अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। नंबर 3 पर है रवि चोपड़ा। बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि बॉलीवुड के लेजेंडरी फिल्म मेकर BR चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा फिल्मी दुनिया में आने से पहले बहुत कम समय के लिए इंडियन आर्मी का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने कैप्टन का पद संभाला। बाद में जब उनका मन आर्मी से ऊब गया तो उन्होंने अपने पिता BR चोपड़ा और चाचा यश चोपड़ा के फिल्मी व्यवसाय में हाथ बटाने वो आए। उनकी करियर की शुरुआत हुई एज यश चोपड़ाज असिस्टेंट फॉर 2 फिल्म्स, इत्तेफाक और आदमी और इंसान, और 1975 में आकर उन्होंने एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत की फिल्म ज़मीर से। फिर उसके बाद आई उनकी एक और मेमोरेबल फिल्म द बर्निंग ट्रेन। 80 के दशक में उन्होंने दूरदर्शन पे आई महाभारत सीरियल को भी डायरेक्ट किया था। ये शो काफ़ी पॉपुलर हुआ और ये शो आज भी उतना ही पॉपुलर है जितना कि 35 साल पहले। फिर 2000 के दशक में बागबान और बाबुल जैसी फिल्में रवि चोपड़ा ने बनाई। कभी कभी, नूरी, उमराव जान और रज़िया सुल्तान बॉलीवुड के टाइमलेस क्लासिक्स में गिनी जाती है। परफॉर्मेंस, कहानी, डायरेक्शन के साथ साथ इन फिल्मों को हिट करने का सबसे बड़ा श्रेय गया तो वो है म्यूज़िक के लिए। इन फिल्मों को संगीत से सजाया द लेजेंडरी खयाम ने। खयाम साहब ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने इंडियन आर्मी की नौकरी की। 3 साल तक इंडियन आर्मी में बिताने के बाद उन्होंने अपना रुख बॉलीवुड की ओर किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की एज शर्मा जी के तौर पर। 1940s में शर्मा जी और वर्मा जी नाम की एक म्यूज़िकल कंपोज़र की जोड़ी हुआ करती थी। वर्मा जी थे रहमान वर्मा, जो बाद में पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। खयाम की पहली हिट फिल्म एज अ सोलो कंपोज़र थी 1953 में आई दिलीप कुमार और मीना कुमारी स्टारर फुटपाथ। इस फिल्म का गाना शामे गम की कसम आज भी काफ़ी सुपरहिट है। यहीं से निकल पड़ी खयाम साहब की जर्नी हिंदी सिनेमा में।
बॉलीवुड में जब कभी भी लेजेंडरी म्यूज़िक कंपोजर्स की बात की जाती है तो उस लिस्ट में मदन मोहन का नाम हमेशा ही रहता है। मगर मदन मोहन ने भी हिंदी फिल्मों में आने से पहले आर्मी का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने ईयर 1943 में आर्मी में एज अ सेकेंड लेफ्टिनेंट की पद संभाली, मगर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनका मन भी आर्मी से ऊब गया और वो सपनों की नगरी मुंबई शहर में आए। उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत की ऑल इंडिया रेडियो से। फिर ईयर 1950 में देवेंद्र गोयल की फिल्म आंखें से उन्होंने एज अ इंडिपेंडेंट कंपोजर अपने करियर की शुरुआत की। हकीकत, वो कौन थी, मेरा साया, हीर रांझा, हिंदुस्तान की कसम और लैला मजनू जैसी कई आइकॉनिक फिल्मों में अपनी यादगार संगीत देकर मदन मोहन बॉलीवुड के एक लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर बन गए। ईयर 2004 में आई यश चोपड़ा की वीर ज़ारा में उनके अनयूज्ड कॉम्पोजिशंस को इस्तेमाल किया गया था। ये बताने के लिए काफ़ी है कि मदन मोहन जी कितने टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर थे। हिंदी और भोजपुरी सिनेमा के जाने माने अभिनेता नज़ीर हुसैन भी कभी सिपाही थे। नज़ीर हुसैन ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत की रेलवेज़ में एज अ फायरमैन की तरह। बाद में उन्होंने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। मलेशिया और सिंगापुर में उन्हें कैद किया गया था। फिर उनकी रिहाई के बाद वो भारत लौट आए और भारत आकर वो सुभाष चंद्र बोस से इन्फ्लुएंस होकर उनके इंडियन नेशनल आर्मी का हिस्सा रहे। भारत की आज़ादी के बाद उन्होंने अपना रुख फिल्मों की ओर किया। पहले उन्होंने कोलकाता के न्यू थिएटर्स में वो बिमल रॉय के असिस्टेंट थे, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों में एज एन एक्टर काम किया, मसलन 2 बीघा ज़मीन, देवदास, नया दौर, साहिब बीवी गुलाम, ज्वेल थीफ, आंखें, आरज़ू। कर्नल राजकुमार कपूर ने बॉलीवुड को एक ऐसा कलाकार दिया है जो पिछले 30 साल से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है। क्या इंडिया, क्या अब्रॉड, इस एक्टर ने अपने झंडे हर जगह गाड़े हैं। ये और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान हैं। कर्नल राजकुमार कपूर ने इस दिल्ली के लौंडे को सीरियल फौजी से लॉन्च किया। किसे पता था कि ये दिल्ली का लौंडा एक दिन बॉलीवुड का बादशाह बन जाएगा। खैर, लौट आते हैं कर्नल राजकुमार कपूर में। जैसे उनके नाम से पता चलता है कि राजकुमार कपूर जी पहले आर्मी में कर्नल के ओहदे में थे। इसके बाद अपने रिटायरमेंट के बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा का रुख किया और कई सारे आइकॉनिक फिल्मों का हिस्सा रहे, जैसे हंसते ज़ख्म, कुर्बानी, दोस्ताना, अंगूर और दिल लगी। अरे कहना क्या चाहते हो, 3 इडियट्स का ये डायलॉग मीम कल्चर में काफ़ी रेलेवेंट है। ये हर जगह आपको नज़र आएगा, हर सोशल मीडिया साइट पर आपको नज़र आएगा। मगर इस डायलॉग को कहने वाले आर्टिस्ट का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। ये आर्टिस्ट और कोई नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के वेटरन एक्टर अच्युत पोद्दार है। ये एक्टर ने कई सारे फिल्म, सीरियल्स और वेब सीरीज़ का हिस्सा रह चुके हैं। अच्युत पोद्दार जी एक्टिंग की फील्ड में आने से पहले इंडियन आर्मी में कैप्टन के पद पर थे। बाद में उन्होंने कुछ समय इंडियन ऑयल में जॉब किया था एज एन एग्जीक्यूटिव। उनको फ्री टाइम में वो थिएटर करते थे। अभिनय का शौक कुछ इस तरह लगा कि उन्होंने फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला किया। उन्होंने एज अ फुल फ्लेज एक्टर डेब्यू किया 1980 की नसीरुद्दीन शाह स्टारर एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। बस यहीं से उनके अभिनय की गाड़ी चल पड़ी। आज भी अच्युत पोद्दार एक्टिंग जगत में सक्रिय है और अपने फैंस को बेहतरीन परफॉर्मेंसेस से लुभा रहे हैं। कौरवों का ब्रेन वॉश करने से पहले हमारे शकुनी मामा इंडियन आर्मी में नौकरी करते थे। ईयर 1962 के इंडो चाइना वॉर में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। क्या आप विश्वास करोगे कि सरहद पार आयोजित रामलीला के प्लेस में शकुनी मामा ने सीता माँ का रोल किया था? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन टेलीविज़न के ओरिजिनल शकुनी मामा AKA गूफी पेंटल जी के बारे में। गूफी जी ने अपने करियर की शुरुआत एज अ मॉडल की।
फिर उन्होंने वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे और कई फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाए। 80 के दशक में जब इंडियन टेलीविज़न काफ़ी बूम हो रहा था, काफ़ी बढ़ रहा था, उसी एरा में उन्होंने बी.आर. चोपड़ा के 2 शोज़ का वो हिस्सा रहे। उन्होंने अपना टेलीविज़न करियर स्टार्ट किया था बी.आर. चोपड़ा की फर्स्ट टीवी सीरियल बहादुर शाह ज़फ़र में। उन्होंने इस शो में चार्ल्स मैटक्लिफ नाम के एक अंग्रेज़ अफसर का किरदार निभाया। चोपड़ाज उनके एक्टिंग से इस कदर खुश हुए कि उन्होंने अपने नेक्स्ट असाइनमेंट महाभारत में उन्हें 2 जॉब दी, एक तो कास्टिंग डायरेक्टर की और दूसरा शकुनी मामा के रोल की। एंड एज दे से रेस्ट इज़ हिस्ट्री। शकुनी मामा के रोल में गूफी पेंटल ने जान फूंक दी। आज भी जब कभी भी हम शकुनी मामा के बारे में सोचते हैं तो मन में गूफी पेंटल की छवि ही आती है। बिक्रमजीत कन्वरपाल, आप में से ज़्यादातर लोग इन्हें नाम से कम और चेहरे से ज़्यादा अच्छी तरह से पहचानते होंगे। 1989 में आर्मी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने 2002 में इंडियन आर्मी को छोड़कर उन्होंने एक्टिंग फील्ड में कदम रखा। बिक्रमजीत के पिता भी आर्मी ऑफिसर थे और उन्हें कीर्ति चक्र जैसा पुरस्कार मिला था। पूजा भट्ट की 2003 में आई फिल्म पाप से बिक्रमजीत ने अपनी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उनका रोल काफ़ी छोटा था, जिसके बाद वो कई सारी बॉलीवुड फिल्मों में नजर आए, जैसे कि कॉर्पोरेट, डॉन, ओम शांति ओम, द गाजी अटैक। तो ये था मेरा वीडियो उन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के ऊपर जो आर्म्ड फोर्स के बैकग्राउंड से आते थे, मगर इस बैकग्राउंड से आने के बावजूद भी उन्होंने सिनेमा की फील्ड में झंडे गाड़े। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप सिनेवंशी परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये रहा मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी और ये रहा मेरे चैनल का सोशल मीडिया हैंडल। तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड बी सेफ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।